नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर जूलॉजी का थ्योरेटिकल डिस्कशन एमसीक्यू के साथ पीएनएसटी स्पेशल लेकर के बच्चों आपके सामने सभी लर्नर्स का, सभी व्यूवर्स का और सभी अपने प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर करते हैं। इसके पहले वाले सेशन में जूलॉजी का पार्ट 1 लेकर के आए थे और आज बारी है पार्ट 2 की। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आज हम डिस्कस करेंगे जिन सवालों को लेकर के थ्योरी पढ़ना आपके लिए आवश्यक होगा। ऐसे सवालों को हम आपसे पूछेंगे जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि थ्योरी क्या आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयार है। ऐसे कुछ सवालों को लेकर के हम आपके बीच में डिस्कशन करेंगे कि क्या आपने ऐसी थ्योरी को पढ़ा है अभी तक। चूँकि पीएनएसटी की परीक्षा फार्म उसके भरे जा रहे हैं और काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ज़्यादातर सवाल पीएनएसटी के शामिल किए हैं सेशन में। इसके अलावा नीट का है, स्टेट पीएससी का है, यूपीएससी का है, एसएससी का है, क्योंकि सबकी साइंस एक जैसी है। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि करीब करीब 85 वीडियोज 85 वीडियोज जो हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी तक यूट्यूब पर जा चुके हैं। जब भी आप कोई भी एक वीडियो पढ़ें तो उसको शुरुआत से पहले वीडियो को देखें, फिर दूसरा वीडियो देखें, फिर तीसरा वीडियो देखें और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते रहें, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइंस और टेक्नोलॉजी तो मजबूत हो जाए। और जैसा कि आपको जानकारी है कि यह हमारा सेशन आज 5 बजे लाइव होगा। आप हमारे साथ लाइव सेशन में रहिए। यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है साइंस और टेक्नोलॉजी का, वो फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, बायोलॉजी का हो सकता है, कंप्यूटर का हो सकता है, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। शाम को 5 बजे जब यह क्लास लाइव होगी तो हम रहेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब करेंगे। उस समय आप नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, सिर्फ लेक्चर को सुनें, अपने दिमाग में बैठाएं, क्योंकि सारी बातें लिख करके हम नहीं बता पाते। कुछ बातें होती हैं सिर्फ बोल पाते हैं, तो उसको सुने और जो बोल पाते हैं उसको लिखें। बाकी जो लिखने वाला मैटर है वो तो हम डिस्कशन के पेज में लिखते ही हैं। और फिर जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद नोट्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। वीडियो रखिए अपने सामने, किताब रखिए जो आपके पास है, फिर बढ़िया नोट्स बनाइए। सारी की सारी थ्योरी आपकी पूरी हो जाएगी। सेशन की शुरुआत हो इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो जूलॉजी के इस पार्ट 2 में पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। पहले सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा और यह सवाल पीएनएसटी में भी हो सकता है, नीट का ये सवाल हो सकता है, यूपीएससी का सवाल हो सकता है, एसएससी का सवाल हो सकता है। पहला सवाल हार्ट से जुड़ा हुआ है। हार्ट यानी हृदय द्वारा स्रावित यानी सिक्रीट, हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन सा है? आपने पूरी की पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी। सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स बनते हैं और इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनके पास नाली नहीं होती, ये अपना सिक्रीशन ब्लड में निकालते हैं और फिर टारगेट एरिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज सवाल जो पूछ रहे हैं हम आपसे कि क्या आपका हार्ट भी हार्मोन बनाता है? आपको यह बताना है कि हार्ट द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन, क्या वह गैस्ट्रिन है? इसके बारे में भी डिस्कशन के पेज में हम आपको समझाएंगे। एक प्रश्न के साथ
4 सवाल और करेंगे। इस तरह से थ्योरी आपकी पूरी करेंगे, इसलिए लगातार आप हमारे साथ सेशन में बने रहिएगा। गैस्ट्रिन है क्या? दूसरा बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सिक्रेटिन है? इसको याद कीजिएगा, क्या वह गैस्ट्रिन है, क्या वह सिक्रेटिन है? फिर सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एरिथ्रोपोएटिन है? एरिथ्रोपोएटिन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आरिकुलो नाइट्रियूरेटिक हार्मोन है? आरिकुलो यूरेटिक हार्मोन है। माना कि सवाल कठिन है, आपने इसके बारे में सोचा नहीं। अब सोचिए, और जब भी हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़िए तो कोई न कोई नई चीज उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यह सवाल GNTST की परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। हार्ट द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, इरिथ्रोपोएटिन है, या आरिकुलो नाइट्रियूरेटिक हार्मोन? करता क्या है, ये विस्तार से हम डिस्कशन का पेज लगाए हैं सारे हार्मोन्स के बारे में। यानी डिस्कशन के पेज में गैस्ट्रिन भी बताएंगे, सिक्रेटिन भी बताएंगे, इरिथ्रोपोएटिन भी बताएंगे, और आरिकुलो नाइट्रियूरेटिक हार्मोन के बारे में बताएंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर एक ही सही है, एक का उत्तर कीजिए। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, जीव या ऑर्गेनिज्म सर्वप्रथम जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया, भूमि पर प्रवेश किया था। यूपीएससी का सवाल है। उस जीव का नाम बताना है आपको जो पृथ्वी पर पहली बार आया, सबसे शुरुआत में उसका आगमन हुआ। जीव जो सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया वो कौन है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या आने वाले जीव पौधे थे? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या आने वाले जीव एनिमल्स थे? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या आने वाले जीव बैक्टीरिया थे? क्या आने वाले जीव वायरस थे? जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया वो कौन थे? पहले धरा पर कौन आया, ये सवाल ये पूछ रहा है यूपीएससी वाला कि प्लांट थे, एनिमल थे, बैक्टीरिया थे, वायरस थे। सही उत्तर जज कीजिए। हम तो बताएंगे, क्योंकि इसके लिए भी हमने दूसरे सवाल के लिए डिस्कशन का पेज लगाया। हर के बारे में बताएंगे, कौन किस क्रम में आया है ये भी डिस्कशन करेंगे। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारत में यूपीएससी का यह भी सवाल, वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर भयानक है। सही है, ये तो सब दुनिया जानती है कि भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।
पीएससी वाले, यूपीएससी वाले थोड़ा सवाल को स्थिरता से और गहराई से पूछते हैं। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर भयानक है, इसे नियंत्रित रखने का तरीका है। अब इसमें आपकी रीजनिंग काम करेगी। इसे नियंत्रित करने का तरीका है, बताइए जरा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, आप किस से सहमत हैं आपको यह बताना है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, केवल विवाह योग्य आयु बढ़ाकर, मतलब जो अभी आयु है 21 साल या 18 साल, जो भी विवाह की उम्र है उसको 40 साल कर दिया जाए तो जनसंख्या कंट्रोल हो सकती है। जरा सवाल को समझ बूझ करके आप अपने दिमाग से इसका जवाब दीजिए। यूपीएससी ये सवाल पूछ रहा है। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर भयानक है, इसे नियंत्रित करने का तरीका क्या आप मानते हैं? क्या केवल विवाह योग्य आयु को बढ़ाकर है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोगों को जागृत करके, मतलब लोगों को जाकर के ये बताया जाए कि भैया जनसंख्या बढ़ेगी तो खाना नहीं मिलेगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो जगह नहीं मिलेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी नहीं मिलेगा। ये लेक्चर दे करके क्या आप कंट्रोल करोगे? सी ऑप्शन दे। केवल जन्म नियंत्रण उपाय, जन्म नियंत्रण उपाय के उपयोग को बढ़ावा देकर, क्या जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, क्या जो गर्भ निरोधक कंडोम्स हैं, क्या उनका इस्तेमाल करके जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करोगे? क्या सिर्फ उनसे आप जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हो? या डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपरोक्त सभी। आपको सोच विचार करके यूपीएससी के इस सवाल को करना है। बाकी तो डिस्कशन का पेज हमने लगाया है, डिस्कशन करेंगे, लिखेंगे, आपको समझाएंगे। चौथा सवाल, जब कोरोना फैला हुआ था उस समय एक शब्द आता था, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। वहीं से ये सवाल हमने बनाया। इस सवाल को, चौथे सवाल को देखिए, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा या इम्यून लिख लीजिए, अंग्रेजी वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। इम्यून सिद्धांत के अनुसार प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार, अब इसके बाद हम खाली जगह आपको दे रहे हैं, इस खाली जगह में उत्तर को भरना है। प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार आगे लिख रहे हैं कि कोशिकाओं की क्षति और विनाश,
क्षति और विनाश। कोशिकाओं की क्षति और विनाश के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है या इम्यूनिटी कम हो जाती है। प्रतिरक्षा में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक रोग होते हैं। ये सवाल हमने बनाया, यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो आपको एक साधारण रोग भी बहुत जल्दी पकड़ लेगा। हमने उसी पीरियड को ध्यान में रखते हुए सवाल बनाया कि यदि इम्यूनिटी का सिद्धांत क्या बताता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है आपकी, यदि वो कमजोर हो जाए तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। ये सवाल हम इसमें पूछ रहे हैं कि प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार की कोशिकाओं की क्षति हो जाए और विनाश के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक रोग होते हैं। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या एड्रीनल ग्लैंड या आधिवृक्क ग्रंथ, की कोशिकाओं की क्षति और विनाश हो जाए। पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपने एंडोक्राइन सिस्टम या इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ा होगा तभी यह जवाब बनेगा। क्या आप एड्रीनल ग्लैंड, क्या थाइमस ग्लैंड? माना सवाल आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि आपने यदि एंडोक्राइन ग्लैंड में जितनी भी ग्लैंड है उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो उत्तर नहीं बनेगा। लेकिन यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, यदि हमारे अनअकैडमी के लेक्चर्स को पढ़ा होगा तो पक्का ये उत्तर बनेगा। आधिवृक्क ग्रंथि है, थाइमस है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या स्प्लीन है यानी तिल्ली? और क्या चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पीनियल ग्लैंड है? कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसकी कोशिका नष्ट होने के बाद आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है? यह हमारा सवाल है। जरा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। इन चारों के बारे में डिस्कशन का पेज हमने लगाया है, डिस्कशन पर बात करेंगे। 5वां सवाल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, महिलाओं में होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। मासिक धर्म में किस सवाल को सुनिएगा, यदि आपने जरा भी सवाल को सुनने में लापरवाही की तो उत्तर गया। मासिक धर्म में किस हार्मोन के, रोक के आपको पढ़ा रहे हैं, किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? नीट का सवाल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक प्रोसेस होती है जिसमें हर 28 डेज बाद ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। हम ये पूछ रहे हैं कि उस हार्मोन का आप नाम बताइए जिसकी कमी से ये होता है। अटपटा लगता होगा सवाल। अटपटा इसलिए लगता होगा तो अभी तो हार्मोन बैलेंस की बात कर रहे थे, जिस हार्मोन के ऊपर कमी की बात कर रहे थे, हम यहां कह रहे हैं ये हार्मोन घटेगा तभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। जरा जवाब दीजिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्रोजेस्टेरॉन है? प्रोजेस्टेरॉन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह थायरॉक्सिन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एस्ट्रोजन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं,
क्या वह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है? यस, यस, यस। इसमें एक ही उत्तर सही। उस हार्मोन की कमी होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। उस हार्मोन की कमी बताइए। यदि मान लो वो हार्मोन का लेवल बिल्कुल मेंटेन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। कभी भी डॉक्टर को यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना है तो उस हार्मोन की कमी होने ही नहीं देता। उसी के कारण वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे जितने दिन चाहे उतने दिन वो आगे बढ़ा लेता है, उस हार्मोन की दवाई को देकर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। मासिक धर्म में किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे 25वें सवाल। 6वां सवाल, हमने क्लासिफिकेशन के बहुत सारे वीडियो शुरुआत में डाले हैं, वहीं से इस सवाल को निकाला और लिखा, किस समूह में या किस फाइलम में, किस फाइलम में प्रजनन की विधि या रिप्रोडक्शन की विधि केवल और केवल सेक्सुअल है, केवल लैंगिक है, उस फाइलम का आपको नाम बताना है। जरा यदि आपने क्लासिफिकेशन के उन चैप्टर्स को पढ़ा होगा, बैक गए होंगे कभी, जो वीडियो डले हुए हैं उन वीडियो को पढ़ा होगा तो उत्तर बनेगा। पीएनएसटी में यह सवाल 2018 में पूछा गया। ए ऑप्शन दे रहे, क्या वह टीनोफोरा है? टीनोफोरा है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पोरीफेरा है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्रोटोजोआ है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सीलेंटिरेटा है? एक ही है जिसमें रिप्रोडक्शन की विधि केवल और केवल लैंगिक है। देखिए सभी इनवर्टिब्रेट, और अभी तक हम एक सिंपल फार्मूला पढ़ते हैं कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं सब में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक कॉमन चीज पकड़ के चलते। लेकिन नीट ने यह सवाल पूछ दिया कि इसी इनवर्टिब्रेट में एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें केवल और केवल लैंगिक प्रजनन होता है। सही जवाब करिएगा, सोचिएगा, इसका भी डिस्कशन 6वें सवाल पर हम करेंगे। बच्चों 7वां सवाल, 7वां सवाल मध्य प्रदेश पीएससी ने और यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर सेल की विशेषता नहीं है? कौन सी कैंसर सेल की विशेषता नहीं? अब यदि आपको विशेषता पता होगी तभी तो बताओगे कि ये वाली विशेषता नहीं है। आप कैंसर कैसे होता है, कैंसर के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, ये पढ़ते हो। उसने पूछ दिया कि कैंसर सेल की विशेषता नहीं है, ये बता दीजिए। अब आप बताने की कोशिश कीजिएगा। ए ऑप्शन दे रहे, सेल्स जो होती हैं या कोशिकाएं जो होती हैं वो एक विशेष स्थिति तक सीमित रहती है। बी ऑप्शन दिया कि वे, पहले हिंदी लिख दे फिर उसकी अंग्रेजी बताते हैं, वे संस्पर्श संदमन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कांटेक्ट इनविशन।
इनहिबिशन संस्पर्श संदमन के गुणधर्म को खो देती हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि ये कोशिकाएं यानी कैंसर सेल, ये कोशिकाएं, अब एक प्रोसेस आएगी, यदि आपने प्रोसेस पता होगी, क्योंकि इसका प्रोसेस का क्लेरिफिकेशन यहाँ नहीं करेंगे, डिस्कशन के पेज में करेंगे। ये कोशिकाएं मेटास्टेसिस का प्रदर्शन करती हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ये कोशिकाएं डिफरेंशिएशन से, या इसको विभेदन कहते हैं हिंदी में, विभेदन यानी डिफरेंशिएशन से नहीं गुजरती। अब आपको इसमें सही जवाब देना है। निम्नलिखित में कौन सी कैंसर सेल की विशेषता नहीं है? सेल्स या विशेष स्थिति तक सीमित रहती हैं, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के गुणधर्म को खो देती हैं, ये कोशिकाएं मेटास्टेसिस का प्रदर्शन करती हैं, ये कोशिकाएं विभेदन से नहीं गुजरती। सही जवाब दीजिए आप। बाकी हम डिस्कशन के पेज में चारों पॉइंट पर विस्तार से आपको समझाएंगे, चारों बिंदुओं को आपको विस्तार से बताएंगे। 8वें सवाल पर बढ़ें उसके पहले जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, वन लाइनर नोट्स यदि बना रहे हैं तो हर सवाल का, आज थ्योरी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हर सवाल के साथ एक सही है 3 गलत है, लेकिन हम उन 3 गलत को सही क्या है, उनका काम कहाँ है, ये भी नोट्स बनवाएंगे। तो आप पूरे लेक्चर को सुनने के बाद फिर से वीडियो को ऑन कीजिए और एक एक लाइन उनके बारे में भी लिखिए। इस तरह से आपका वन लाइनर नोट्स तैयार हो जाएगा और आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर, यहां लिख लीजिए नहीं तो अंग्रेजी वाले बच्चे पूछना शुरू कर देंगे, फ्रेश वाटर की मछली है। खूब मछली आप लोग जकड़ते होंगे, मछली जो स्वच्छ जली है वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या वह सारडाइन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो मछली हिल्सा है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो मछली मैकरेल है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह कॉमन कार्प है? जो समुद्री पानी में न पाई जाती हो उस मछली का नाम बताइए, लेकिन ये मछली खाई जाती है ये भी हम बता रहे हैं, आप खाते हो। तो निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य मीठे पानी में पाई जाती है, ये आपको बताना है। क्या वो सारडाइन है, क्या वो हिल्सा है, क्या वो मैकरेल है, क्या वो कॉमन कार्प है? इसका हर मछली के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, क्यों वो समुद्री पानी में है, क्यों वो मीठे पानी में है, इसका भी डिस्कशन करेंगे। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। हमने क्लासिफिकेशन के चैप्टर में एनीमिलिया के क्लासिफिकेशन को विस्तार से बताया, वहीं से जुड़ा हुआ ये सवाल हमने निकाला और ये सवाल रेलवे में पूछा जा चुका है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। पीएनएसटी के लिए
भविष्य में होने वाली परीक्षा के लिए बहुत बेहतर सवाल होगा। एनीमेलिया एनीमेलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेषता आधार, ध्यान से पढ़िएगा, आधार नहीं है? ये ऑप्शन दिया। क्या बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या सिमेट्री, जैसे रेडियल सिमेट्री होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, क्या सिमेट्री, सममित। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बॉडी कैविटी, शरीर में देह गुहा, जिसको हिंदी वाले पढ़ लें, देह गुहा। हो सकता है यदि आपने क्लासिफिकेशन को कभी रिवाइज भी ना किया हो तो हमारी एक सलाह है कि आप क्लासिफिकेशन के जितने भी वीडियो पीछे हैं, इतने बेहतरीन वीडियो हैं क्लासिफिकेशन के, कि यदि एक बार आप पढ़ोगे सारे के सारे क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएंगे। एक बार पढ़िएगा जरूर। संगठन के स्तर, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, या डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी ऑप्शन में क्या गमन है, यानी लोको मोशन है, या चाहो तो इसको हिंदी में गमन लिख लो। तो ये 9वां सवाल, व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेषता आधार नहीं है? क्या चलना है, क्या बॉडी कैविटी है, क्या सिमेट्री है, क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? ये सही उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी चारों के चारों पॉइंट हम डिस्कशन के पेज में शामिल करेंगे। 10वां सवाल, एक सवाल आपकी ताकत से जुड़ा हुआ सवाल, पीएनएसटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज से 3-4 साल पहले यह सवाल पूछा भी गया है। देखते हैं आप उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। निम्नलिखित में से किसके शरीर में, निम्नलिखित में से किसके शरीर में कोलेजन की, अब कोलेजन क्या है आपके सामने, ये कोलेजन, इसको आप पेशी मान लीजिए, कोलेजन के फाइबर मान लीजिए, ताकत मान लीजिए, कोलेजन की टिश्यू मान लीजिए। निम्नलिखित में से किसके शरीर में, पूरा नहीं बताएंगे, पूरा बता देंगे तो आप उत्तर तुरंत करोगे। हम पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है। यह 10वां सवाल, ए ऑप्शन दे रहे हैं, बताओ क्या बच्चों में होगी, चाहो तो इसको शिशु भी लिख लो। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या भ्रूण में होगी, यानी एम्ब्रियोज में होगी, चाहो तो अंग्रेजी भी लिख लो। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ओल्डर मैन में होगी, यानी वृद्धों में होगी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यंग में होगी या वयस्क में होगी। यह उत्तर है आपके पास, लेकिन कोलेजन क्या होता है इसका डिस्कशन भी आपके लिए जरूरी है। ये तो रटना कहलाया जाएगा कि आप तुरंत जवाब दोगे। कोलेजन होता क्या है, यदि किसी बच्चे को आता हो तो 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए
कोलेजन फाइबर क्या करता है, कोलेजन कहाँ पाया जाता है, शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है, किससे बनता है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए ना। बच्चों 10वें सवाल का विस्तार से डिस्कशन भी हम करेंगे, हर चीज को यहां 10वें सवाल पर समझाएंगे। 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यह भी सर्कुलेटरी सिस्टम से, यदि आपने हार्ट के चित्र को कभी बनाया, हार्ट के चित्र को कभी देखा हो, प्रैक्टिस किया हो तो उत्तर बनेगा। यदि आपने नहीं किया तो हम बड़ी बारीकी से इस प्रश्न को पूछ करके आगे निकल जाएंगे। हार्ट के किस भाग में हार्ट के किस भाग में, मतलब है हार्ट के अंदर, हार्ट के किस भाग में कंडरा रज्जु, हिंदी वाले बच्चे अभी अंग्रेजी भी बताते हैं, कंडरा रज्जु, इसको बोलते हैं कार्डी टेंडिनी, अंग्रेजी वाले बच्चे कार्डी टेंडिन पाया जाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह साइनस विनोसस है, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह अलिंद है, मतलब आर्किल है, सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह योर्टा है या महाधमनी है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह वेंट्रिकल है या निलय है। आपको बताना है कि हार्ट के किस भाग में कार्डी टेंडिनी पाया जाता है, क्या वो साइनस विनोसस है, क्या वह आर्किल है, क्या वो एओर्टा है, क्या वो वेंट्रिकल है। सही प्रश्न का सही जवाब कीजिए, नहीं बनता तो डिस्कशन का इंतजार कीजिए, नहीं बनता तो अंदाजा मत ठोकिए, सही उत्तर का इंतजार कीजिए। डिस्कशन पर हम तुरंत वापस आ रहे हैं, इसका भी डिस्कशन करेंगे, चित्र बनाकर दिखाएंगे आपको कहाँ है कार्डी टेंडिन। बच्चों 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पीएनएसटी, नीट और जीएनटीएसटी का ये सवाल, किसी बच्चे में पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक ही समय पर प्रोटीन और कुल भोजन किसी बच्चे में एक ही समय पर प्रोटीन और कुल भोजन कैलोरी मान की कमी होने पर एक बीमारी हो जाती है। जिसका नाम है बताइए। एक बच्चा है, बच्चे में प्रोटीन भी घटा और कुल उसकी कैलोरी भी घट गई, एक रोग हुआ, उस रोग को क्या कहो, क्या वह रोग मीना माता है, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रोग मरासमस है यानी सूखा रोग है, मरासमस इसको बोलते हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है
और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह क्वार्सियोकर क्वार्सियोकर है। अब यदि आपने जेनेटिक्स के रोगों को पढ़ा होगा, बैक्टीरिया जनित रोगों को पढ़ा होगा, वायरस से होने वाले रोगों को पढ़ा होगा, तब इसका जवाब कर पाएंगे। किसी बच्चे में एक ही समय में प्रोटीन और कुल कैलोरी की मात्रा घटी, एक रोग हुआ, वो रोग क्या मिनामाता था, क्या सूखा रोग था, क्या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम था, क्या क्वार्सियोकर था। सही जवाब कीजिए। सही जवाब नहीं बनता तो डिस्कशन का इंतजार कीजिए। आज 4 रोगों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। और सेशन का अंतिम सवाल अब आपके साथ। 13वां सवाल। 13वां सवाल जीके से पूछते हैं। 13वां सवाल, क्योंकि पटवारी की भी परीक्षा आ रही, उसमें पंचायती राज पर भी सवाल आएंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर कुछ जीके के भी सवाल रहा करें। बायोलॉजी कैसे जीके पर घुसी है ये भी देखिए। एक सवाल दे रहे हैं आपको, विश्व बैंक रिपोर्ट, विश्व बैंक रिपोर्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो सन 1988 से 1995 के बीच जारी की गई, के अनुसार, ध्यान से सवाल समझिएगा, के अनुसार मनुष्य की, है जूलॉजी का ही सवाल, मनुष्य की औसत जीवन आयु कितनी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 1988 से 95 के बीच एक साधारण मनुष्य की औसत जीवन आयु कितनी है, ये सवाल पूछते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 65 वर्ष है, क्या 75 वर्ष है, क्या 100 वर्ष है, डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या 60.4 वर्ष है। एक स्वस्थ आदमी की विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 1988 से 95 के बीच औसत जीवन आयु कितनी है, 65 है, 75 है, 100 है, 60.4 है। सही जवाब कीजिए। यदि जीके पढ़ते हो तो सही जवाब कीजिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट निकालिए और विश्व बैंक ने एक स्वस्थ आदमी को कितने दिन दिया है जीने के लिए, सही जवाब करिए। नहीं करेंगे, डिस्कशन का पेज लाए हैं, करेंगे। इस तरह से सवालों की कुल संख्या 13 थी। अब चलते हैं बच्चों हम उत्तर की ओर। पहले उत्तर आपको याद होगा कि पहला सवाल हमने क्या पूछा था। पहले सवाल पर हम लोगों का हो डिस्कशन। पहला सवाल कितने बच्चों ने सही किया है, उसकी एक लिस्ट आप बनाइए, अपने आप को पहचानिए कि क्या आपसे उत्तर सही बना, और यदि बना सही तो क्या आप उसकी थ्योरी जानते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, हार्ट द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। गैस्ट्रिन को आप जानते हैं, सिक्रेटिन को आप जानते हैं, एंथ्रोपोएटिन को जानते हैं। इसमें जानते किसको नहीं, जिसको नहीं जानते होंगे उसी से उत्तर नहीं बना होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा आरिकुलो नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। इन तीनों हार्मोन कहां बनते हैं इसकी विस्तार से जानकारी तीनों को अब लिखे देते हैं। ये आपको नोट्स बनाने में, वन लाइनर नोट्स तैयार करने में 3 सवाल और पहले सवाल के साथ तैयार हो जाएंगे। देखिए गैस्ट्रिन, एक एक को देखिएगा। गैस्ट्रिन नामक हार्मोन
गैस्ट्रिक एसिड कहाँ बनता है? पेट में, स्टमक। गैस्ट्रिक एसिड के श्रावण को इनिशिएट करता है, उद्दीप्त करता है। सवाल बन सकता है। एक था सिक्रेटिन, इसका भी लिख लीजिए। सिक्रेटिन हार्मोन। अब आपको याद आता होगा कि सिक्रेटिन हार्मोन कहीं एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में? सिक्रेटिन हार्मोन आंत द्वारा, आंत मतलब इंटेस्टाइन के द्वारा, इंटेस्टाइन द्वारा ब्लड में छोड़ा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण, यूपीएससी में इसी पर सवाल था, इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किडनी के द्वारा निकाला जाता है। याद कर लो, किडनी को याद किए रहना, किडनी द्वारा निकाला जाता है। करता क्या है? लिखा है इरिथ्रो, यह आरबीसी के निर्माण पर नजर रखता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इस सवाल को पूछा। तो तीनों के तीनों डिस्कस हो गए। चौथा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हार्ट द्वारा यह हार्मोन बनता है, आरिकुलो नेचुरोयूरेटिक हार्मोन। इसका विस्तार से एक प्रश्न करिए, 4 उसके साथ और जोड़ करके करिए, नोट्स बढ़िया बनाइए, आपके साइंस और टेक्नोलॉजी की तैयारी बढ़िया से होगी। दूसरा सवाल, इसके लिए सिर्फ लिखना है आपको कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, आपको क्लासिफिकेशन के पॉइंट पर जाओगे तो जितने भी संसार के ऑर्गेनिज्म थे वो 2 भागों में बांटे गए। एक तो जीव थे और दूसरे प्लांट थे। सवाल ये पूछा गया कि पहले प्लांट आया कि पहले एनिमल आया? आप जवाब देना कि इस पृथ्वी पर पहले प्लांट आया। अब ज़्यादा विस्तार से यहाँ डिस्कस करने का समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से डिस्कस नहीं करेंगे। आप सीधा उत्तर पर जाना और कह देना कि इसका उत्तर ए सही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर भयानक है। इसे नियंत्रित करने का तरीका क्या हो सकता है? केवल विवाह का टाइम बढ़ा दिया जाए, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोगों को जागृत कर दिया जाए, केवल जन्म नियंत्रण उपाय का उपयोग को बढ़ावा दे दिया जाए। क्या इसमें आपने क्या किया है ये तो बताइए। यदि आपने डी किया है तो फिर सही है। केवल एक उपाय से नहीं हो सकता। उम्र बढ़ा दोगे तब भी प्रोडक्शन नहीं घटेगा। परिणामों से लेक्चर झाड़ दोगे, देखो बच्चे पैदा मत करो, खाना नहीं मिलेगा, तब भी लेक्चर वाला नहीं मानने वाला। और केवल गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करके आप बर्थ कंट्रोल कर लोगे, जनसंख्या वृद्धि कर लोगे, कभी नहीं। ये तीनों को साथ में लेकर के चलोगे तो कंट्रोल कर पाओगे। यूपीएससी का सवाल और इसका डिस्कशन चाहो तो आप इसको इस तरह से, यूपीएससी में जैसा सवाल पूछा था तो आंसर राइटिंग में पूछा था, कैसे आंसर राइटिंग आप करोगे जनसंख्या नियंत्रण को, ऐसे हम लिख देते हैं। जन्म दर को नियंत्रित करने के निम्न उपाय
ये आंसर राइटिंग का सवाल था। विवाह की आयु बढ़ाकर, विवाह की एज बढ़ाकर। बी ऑप्शन दे रहे हैं जन्म नियंत्रण उपाय के उपयोग, जन्म नियंत्रण उपाय के उपयोग को बढ़ाकर। और तीसरा ये भी जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण के दुष्परिणाम क्या होंगे यदि यह लेक्चर दिया जाए। तो ये तीनों जनसंख्या पर जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करके इस पर एक बढ़िया नोट्स बनाया जा सकता है, इस पर एक आंसर राइटिंग की जा सकती है। ऐसे बच्चों, आप लोग पीएससी वाले हो, जो बच्चे पीएससी प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखने जा रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को जोड़ें और ऐसे प्रश्नों पर आंसर राइटिंग करें। जैसे इस समय पूजा चंदेल लिख रही है, हम उसको ग्रुप पर शेयर भी करते हैं। आप भी लिखने की कोशिश कीजिए, आप हमारे पास भेजिए। अच्छी राइटिंग में अच्छे सटीक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आंसर राइटिंग भी करते रहिए। चौथा सवाल, इम्यूनिटी सिस्टम पर यह सवाल, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो आपके इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है? सीधा सवाल इसमें पूछा। अब इसका कारण क्या हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप इम्यूनिटी सिस्टम की कोशिकाओं की क्षति और विनाश होता है, प्रतिरक्षा में कमी आती है? उसके लिए जिम्मेदार, कई बार अनअकैडमी पर हमने पढ़ाया है, वो ग्रंथि है थाइमस। थाइमस होती है, थाइमस ग्लैंड क्या करती है कि कोशिकाओं के क्षति के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षी कोशिकाएं परिपक्व नहीं हो पाती, अतः प्रतिरक्षी तंत्र जो है कमजोर हो जाता है। मतलब ये थाइमस अपना ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इम्यूनिटी कोशिकाएं जो है डेवलप नहीं होती, कमजोर हो जाता है सिस्टम। अन्य विकल्पों पर विचार कर लेते हैं। अन्य विकल्पों में एड्रीनल ग्लैंड है, आप याद कर लो। एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है बताओ? एड्रीनैलिन हार्मोन। और यही हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है। इमरजेंसी हार्मोन, जब आप कष्ट में फंसते हो तो इमरजेंसी हार्मोन काम में आता है, ये ध्यान रखना। ये कहां से निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रीनल ग्लैंड कहां पर स्थित होती है? किडनी के ठीक ऊपर, सेम के बीच के आकार की होती है। ज़्यादा कुछ डिस्कशन यही नहीं बता देंगे, आगे जब भी हम कभी हार्मोन सिस्टम आपको पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। एक और ऑप्शन दिया, आरबीसी नष्ट कहां होती है? एक ऑप्शन यहां भी आया है ना, स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में ये भी ऑब्जेक्टिव तैयार करना कि आरबीसी तिल्ली में ही, यानी स्प्लीन में ही नष्ट होती है। ये याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है। और एक तीसरा ऑप्शन था पीनियल ग्लैंड, ये क्या करती है? इसको कई बार ब्रेन के स्ट्रक्चर को बना करके हमने दिखाया है। तो पीनियल ग्लैंड में लिखना कि पीनियल ग्लैंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। बना लो बढ़िया नोट्स। एक सवाल ये है, मासिक धर्म में किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म प्रभावित होगा? इसको विस्तार से थोड़ा आपको समझा देते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन, फिर उत्तर बताते हैं। प्रोजेस्टेरॉन
यानी इसका उत्तर तो पक्का हो गया कि प्रोजेस्टेरॉन। चलिए, प्रोजेस्टेरॉन ध्यान से समझ लीजिएगा थ्योरी। अगर अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी अंडे का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आपको याद होगा, फैलोपियन ट्यूब। यानी स्पर्म उसको नहीं मिला या स्पर्म स्वस्थ नहीं मिला, अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होता है? तो याद रखना, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, ओवरी के चारों तरफ की दीवार, कार्पस ल्यूटियम टूट जाता है, और परिणाम स्वरूप प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है और मासिक चक्र शुरू हो जाता है। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, फिजियोलॉजी के चैप्टर में इसको आप पढ़ोगे। इसके अलावा हम आपको थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और FSH के बारे में भी बता दें। तो थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन ये जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थोड़ी थोड़ी जानकारी इनकी दे देते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। एस्ट्रोजन के बारे में बता दें यहीं, एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो होता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है और वहां उसके विकास का काम करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? FSH। इसके बारे में समझ लीजिए। यह महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है? जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होना, मेमोरी ग्लैंड का बाहर आना, जैसे आवाज का पतला होना, हिप का चौड़ा होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आए। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, और पुरुषों में क्या करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? पुरुषों में टेस्टिस का विकास करता है। इस तरह से थ्योरी का नोट्स आप बनाइए, आपकी थ्योरी और MCQ दोनों एक साथ तैयार हो। छठवां सवाल, किस फाइलम में रिप्रोडक्शन की विधि केवल और केवल लैंगिक है? तो इसका सही जवाब होगा टिनोफोरा। इसको लिख लेते हैं, अंडाशय या ओवम, यानी अंडा, और स्पर्म के निषेचन के बाद अंडाकार, याद कर लीजिएगा, अंडाकार ओवल शेप लार्वा का निर्माण। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करें।
निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर सेल की विशेषता नहीं? कैंसर सेल आप जानते हो अनियमित ग्रोथ होती है, अनियंत्रित ग्रोथ होती है, और वही अनियंत्रित ग्रोथ जो है कैंसर का रूप लेती है। ये सब कुछ जो साइंस नहीं पढ़ता वो भी जानता है। तो इसमें सब सर्व कांटेक्ट इनहिबिशन गुणधर्म को खो देती है, मतलब वो सिकड़ों अपने कंट्रोल में रही, ये खो देती। ये कोशिकाएं मेटास्टेसिस का प्रदर्शन करती हैं, विभेदन से नहीं गुजरती हैं। इसका एक तो सबसे पहला जवाब ये है कि ये सेल्स जो है एक विशेष स्थिति तक सीमित रहती है, नहीं रहती, अनियंत्रित ग्रोथ होती है। और मेटास्टेसिस ये होती है, इसी को मैलिग्नेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, मैलिग्नेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अपने आकार और रूप में लगातार परिवर्तन होते रहना, यह कहलाती है मेटास्टेसिस। बार बार अपने रूप और रंग में परिवर्तन करता है। तो वास्तव में ये करती है। कैंसर सेल एक जगह दिखेगी, यदि आज यहाँ दिख रही है तो कल के लिए ये पूरी एरिया में बदलते हुए रूप में पूरे एरिया में फैल जाती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। तो ये कैंसर की विशेषता है। तो ये तीनों जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों लक्षण कैंसर की विशेषता दर्शाते हैं। फिर भी इसको लिखना जरूरी है कि ए ऑप्शन यहां लिख लेना, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये खाते होगे आप लोग, लिख लेते हैं कि कॉमन कार्प मीठे पानी की मछली है, यानी फ्रेश वाटर मछली है। सरडाइन हिल्सा मैकरेल ये सब की सब मेराइनस फिश होती हैं, यानी समुद्री पानी में पाई जाती है। एनीमिलिया के व्यापक वर्गीकरण में आपको याद होगा जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, तो इसमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ये भी आधार माना था। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक शब्द का इस्तेमाल किया था, यदि आपने पुराना वीडियो देखा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक का इस्तेमाल किया था, ऐसे शब्दों का। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एक स्तर का है, 2 स्तर का है, 3 स्तर का है, ऐसा डिस्कशन किया था। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लिया था। दूसरा इसमें है सिमेट्री को लिया था। सिमेट्री का मतलब होता है सम्मित का मतलब होता है यदि किसी आदमी को बीच से ऐसे करके लंबा काट दिया जाए, और काटने के बाद यदि उसके 2 बराबर भाग हो जाए, जैसे हम लोगों को बीच से ऐसे काट दिया जाए तो नाक का आधा हिस्सा इधर, एक कान इधर, नाक का आधा हिस्सा इधर, एक कान इधर, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? हम लोग कहलाएंगे बाइलेटरली सिमेट्रिक। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब 2 होता है। लेटरली का मतलब होता है पार्श्व। तो यदि हमको ऐसे काट दिया जाए तो हमारे 2 भाग हो जाएंगे ना, तो 2 पार्श्व भागों का बनना कहलाता है द्विपार्श्व सिमेट्री। ऐसे ही रेडियल सिमेट्री। अब किसी दिन सिमेट्री पर लेक्चर बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे। तो सिमेट्री को भी आधार माना था। और एक और बॉडी कैविटी का पाया जाना, जो बाद में आप याद करिए देह गुहा बीच में होती है।
जो आगे जाकर के एलिमेंट्री कैनाल का रूप धारण करती है। कहीं हम लोगों ने सीलोम भी पढ़ा था, सीलेंट डेटा पढ़िए, कैसे नाम आया। तो सीलोम के उपस्थिति का भी आधार माना, तो जब तीनों को आधार मान लिया तो एक हमारे पास बचता है और वो सिर्फ और सिर्फ गमन का है, यानी लोकोमोशन का है। इसलिए लोकोमोशन इसका हिस्सा नहीं हो सकता। किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? कोलेजन ताकत देने वाला, कोलेजन फाइबर्स ताकत देने वाली पेशियां होती हैं। इसलिए इसका सही जवाब सिर्फ यंग होगा। और इसलिए यहां पर ये लिख देते हैं कि कोलेजन सबसे अधिक वयस्कों में हार्ट के किस भाग में कंडरा जो है कार्डी टेंडनी पाया जाता है? तो ये कार्डी टेंडनी किस भाग में होगा? आप कार्डी टेंडनी वाला जो हिस्सा है, आप दिल बनाते ही रहते हो, जरा देखो हमारे वाले हिस्से को। ये हो गए आर्किल या ये हो गए वेंट्रिकल। ये कार्डी टेंडिनी जो होते हैं ये वेंट्रिकल वाले हिस्से में होते हैं। ये है कार्डी टेंडिनी। चित्र भी जब बनाया करो तो देख लिया करो कार्डी टेंडिनी कहाँ है। तो कार्डी टेंडिनी जो होते हैं वेंट्रिकल यानी निलय में पाए जाते हैं, यानी ठीक करना। 12वां सवाल था, किसी बच्चे में एक ही समय में प्रोटीन और कुल भोजन की कैलोरी की मात्रा घट जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है, इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन और इसको बोलते हैं सूखा रोग। इसको अंग्रेजी में जानते हैं क्या कहते हैं? मरासमस। इसको। तो सूखा रोग का लक्षण तो यहां लिखा हुआ है। अब बचते हैं तीन को भी समझा दें फटाफट। तो मीना माता रोग जो है तंत्रिका तंत्र से जुड़ता है, तंत्रिका तंत्र से यानी नर्वस सिस्टम से। कब जुड़ता है? जब HG की मात्रा या पारे की मात्रा बढ़ जाती है। नोट्स बना लेना क्योंकि हम लिखते लिखते हाथ दर्द करता है। दूसरा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है? ये आनुवांशिक रोग है। पहले तो ये नोट कर लेना, ये आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है जिसमें जो मेल होता है यानी लड़का जो होता है, जैसे एक महिला से लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। जब लड़का होता है तो उसका क्रोमोसोम क्या होना चाहिए? XY। लेकिन ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? उस XY की जगह डबल XY, एक X की संख्या और बढ़ जाती है, अतिरिक्त X बढ़ जाता है। जेनेटिक्स के जल्दी ही सेशन हम लाएंगे, आपको जेनेटिक्स याद करवा देंगे, चिंता मत करना। तो ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्वार्सिओरकर क्या करता है? क्वार्सिओरकर जो होता है यह भी सूखा रोग जैसा ही है। क्वार्सिओरकर भी सूखा रोग जैसा है। यह भी प्रोटीन की कमी से होता है। आज के सेशन का अंतिम सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1988 से 95 के अनुसार मनुष्य की औसत जीवन आयु कितनी है? लिख देते हैं इसको।
विश्व बैंक। पहले तो ये कि ये विश्व बैंक तय करता है कि विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार सन क्या था 1988 से 95, 1988 से 95 कौन तय करेगा? विश्व बैंक। सन कौन सा था? ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। विश्व बैंक ने तय किया सन था 1988 से 95 और एज बता दिया कि उस समय औसत आयु 60.4 वर्ष की थी, यानी इसका सही ऑप्शन होगा डी। इस तरह से ये 13 सवाल का एक कंप्लीट डिस्कशन बच्चों पूरा होता है। कैसा लगा डिस्कशन ये जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में, यदि आपके कोई सवाल हैं तो अभी समय है, आप पूछे कमेंट सेक्शन में, हम उसका जवाब दे देंगे। इसका बढ़िया नोट्स बना करके हमें दिखाइएगा, हमें बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे सेशन में, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।